आपदा को बोलते ना, आपदा अवसर में बदल जाती है, तो वो मेरे लिए अवसर था। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो मैं कहीं ना कहीं कोई मल्टीनेशनल कंपनी पकड़ता, और चूँकि मैंने इंजीनियरिंग करी थी तो मैं किसी कंपनी में जॉब करता। मेरा स्टार्टिंग से ही एंड गोल यूपीएससी रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको पाने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं यूपीएससी के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ। कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, पिताजी किसान हैं, तो मैंने दिल्ली ना जाकर इंदौर जाकर एमपीपीएससी के लिए ही सोचा, और देन मैंने एमपीपीएससी की तैयारी चालू करी। घर वालों ने संघर्ष करते हुए, अपनी इच्छाओं को दबाते हुए मुझे पढ़ाना ज़्यादा उन्होंने वो सोचा, और उन्होंने अपने आप को थोड़ा संकुचित करते हुए मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, और जिसका फल आज मिला मुझे। कितना टाइम हो गया, पहले इंजीनियरिंग करवाई, उसके बाद आप एमपीपीएससी की तैयारी करवा रहे हो। 25 साल का हो रहा है लड़का, है ना, तो बस सरकारी नौकरी का रहता ना कि सरकारी नौकरी लग जाओ फिर शादी हो। ये जो अचीवमेंट मिली है उसका क्रेडिट किसको जाएगा? सबसे पहले तो मेरे माता पिता। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हमारी खास चर्चा में एक ऐसे मेहमान हैं जयंत प्रताप सिंह। साल 2022 की एमपीपीएससी परीक्षा में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, और ये अभी हाल ही में इनका महिला एवं बाल विकास जिला अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। अभी पोस्टिंग नहीं आई है कि ये कहाँ के लिए पदस्थ होंगे। हम बताना चाहेंगे कि जयंत सतना जिले के कुंदहरी गांव के रहने वाले हैं। अब हम इस इंटरव्यू के दौरान जानेंगे कि जयंत की जर्नी कैसी थी और ये इतना बड़ा सफ़र कैसे तय किया। तो चलिए हम इस खूबसूरत जर्नी की ओर चलते हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में बेहद स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत, पहला सवाल हमारा यही कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? अपन क्या होता है जब छोटे रहते हैं तो हमारा ये ड्रीम होता है कि हम क्या करेंगे, आगे क्या बनेंगे, तो क्या आपने तय किया था? मैंने पहली बार एमपीपीएससी के बारे में क्लास 12th में जब मैं सतना कोचिंग जाता था, तब मैंने कोचिंग टीचर के मुँह से सुना था ये एमपीपीएससी के बारे में। तब मेरे मन में ख्याल ये था कि बहुत एज्ड लोग देते हैं इस एग्ज़ाम को। मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी दे सकता हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन। देन जब मैं भोपाल गया ग्रेजुएशन के लिए, मैंने यूआईटी आरजीपीवी भोपाल से इंजीनियरिंग करी है। वहाँ का जो माहौल था, आसपास जितने लोग रहते थे वो मैक्सिमम लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते थे, और मैं वहाँ देखता था कि वो एक तो बहुत एज में 27, 28, 33 साल के थे, और उनका प्री नहीं निकलता था। तो मुझे लगता था कि ये एग्ज़ाम इतना टफ है कि कोई प्री नहीं निकाल पा रहा है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक था कि मुझे निकालना है। फिर जब मैं 3rd ईयर में पहुंचा, तब वहाँ मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने 3rd रैंक मारी थी एमपीपीएससी में। तब मैंने उनके उससे सुना था कि एमपीपीएससी के बारे में जो भी। तो देन मेरा कॉलेज हुआ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो सभी अपने अपने घरों पे आ ही गए थे। तो मुझे एक आपदा को बोलते ना, आपदा अवसर में बदल जाती है, तो वो मेरे लिए अवसर था। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो मैं कहीं ना कहीं कोई मल्टीनेशनल कंपनी पकड़ता, और चूँकि मैंने इंजीनियरिंग करी थी तो मैं किसी कंपनी में जॉब करता। लेकिन लॉकडाउन लग गया था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना घर में बैठे बैठे ऑनलाइन तैयारी की जाए। तो मैंने एक कोचिंग का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया, प्री की तैयारी करी, और मैंने यहीं घर बैठे ही पहला अटैम्प्ट दिया, जिसमें मेरा 1 नंबर से प्री रुका था। क्योंकि उस टाइम पे मैंने पहली बार ही सुना था, ज़्यादा तैयारी हो नहीं पाई थी। देन मैंने इंदौर शिफ्ट होना तय किया। उसके बाद मैंने अपना दूसरा प्रयास दिया, जिसमें मैंने मेंस लिखा, लेकिन मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। फिर मैंने तीसरा प्रयास बिल्कुल मेहनत से, बिल्कुल टाइम के साथ, प्रॉपर टाइम मिल चुका था मुझे, तो मैंने पूरी तैयारी के साथ, स्ट्रेटजी के साथ दिया, और देन मेरा प्री, मेंस, इंटरव्यू और फाइनल मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि जिला महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ, और मेरी डीएसपी में मेरी कैटेगरी में फर्स्ट वेटिंग है। तो जयंत, ये तो बहुत खुशी, मतलब लगातार 2 बार के प्रयास के बाद तीसरी सफलता मिली। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता था? आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे डैडी किसान हैं, और मम्मी गृहिणी हैं। मम्मी डैडी हमेशा, साथ ही साथ भाई बहन मेरे इतने सपोर्टिव थे, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मतलब मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं होते थे। तो मैं इंदौर जब भी रहता था तो मैं दिन में 5 बार कम से कम मम्मी से बात करता था, 1 से 2 बार भाई और 1 से 2 बार दीदी, है ना। तो मैं दिन भर, अगर मैं लाइब्रेरी में जाता था, तो लाइब्रेरी और रूम के बीच में जितना टाइम मिलता था, तो मैं मम्मी को, दीदी को, भाई साहब को, है ना, मैं इनको कॉल करता। तो मेरा मतलब मम्मी डैडी एक दोस्त से लेकर के एक मतलब ऑल टाइम सपोर्ट, कौन क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है कि कितना टाइम हो गया, पहले इंजीनियरिंग करवाई, उसके बाद आप एमपीपीएससी की तैयारी करवा रहे हो, 25 साल का हो रहा है लड़का, है ना। तो समाज को ना देखते हुए उन्होंने मुझ पे फोकस किया, और मैं हमेशा उनका विश्वास बना के रखा कि मैं निकालूंगा, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। अगर हम कहें कि हर एक फेज पे अपने को चैलेंज
आते हैं, हमें हर कहीं भी जाना है तो चैलेंज फेस करना पड़ता है। इस दौरान क्या आपको लगा, क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड में आपने मेहनत की फिर नहीं निकला, तो कई बार बहुत सारे चैलेंज आते होंगे, तो कैसे उनको फेस किया आपने? सेकेंड टाइम जब मेरा मेंस नहीं निकला तब मुझे ज़रूर थोड़ा बुरा लगा कि मैंने तैयारी करी और मैं इंदौर में हूँ, मैं केवल पढ़ाई ही कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब भी मेरा मेंस नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, लेकिन फिर वही कि मतलब वही मैं एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं मन में हमेशा यही चलता रहता था कि मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा, होगा जो देखा जाएगा। तो बस लगातार प्रयास करता रहा और एक टाइम मतलब होता है कि जब आप बहुत वीक फील करते हो तब कहीं ना कहीं आप फैमिली से भी अपना कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। एक टाइम होता है जो हर चीज़ आप शेयर नहीं कर पाते हो। तब मैंने हमेशा प्रेमानंद महाराज हैं, उनका मैं सत्संग डेली सुनता था। मतलब वो सत्संग सुनने से मेरे अंदर इतने बदलाव आए हैं। पहले मैं, चूँकि मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं नॉन वेजिटेरियन था। जब मैंने प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग से सुना, एक क्लिप आई थी, वो वीडियो देखा, तब से पता नहीं उनके जो भी विचार रहते थे मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। मैं वेजिटेरियन हुआ और जो भी उनकी बातें थी हमेशा दिमाग में रखता था। हमेशा बोलते थे कर्म करो, फल की आशा मत करो। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करती रही और उनका भी बहुत योगदान है और मेरी तैयारी लगातार चलती रही और मुझे अंततः सफलता मिली। तो एमपीपीएससी में सिलेक्शन मिला है जो ये, इसके बाद अगला क्या टारगेट है कि अभी मुझे ये अचीव करना है? अभी एमपीपीएससी में 2025 का भी मेरा मेंस है, उसको दूंगा और साथ ही मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा हूँ। चूँकि मेरा स्टार्टिंग से ही एंड गोल यूपीएससी रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको पाने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं यूपीएससी के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ। फैमिली से आपने बताया कि आपके पिताजी किसान थे, तो एक किसान होते हुए किस तरह से उन्होंने मैनेज किया कि घर और आपकी पढ़ाई, क्योंकि कोचिंग में तो कई सारे पैसे लगते होंगे, तो किस तरह से सिचुएशन रही हो? चूँकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, तो ये फैमिली, डैडी मम्मी के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती थी कि एक खेती करते हुए ही उसी पे डिपेंडेंट होना और साथ ही बच्चे को बाहर पढ़ाना। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी और मैंने प्री बस की कोचिंग करी थी। देन मैंने सेल्फ स्टडी ही किया। जयंत जी, ये बताइए कि महिला बाल विकास के रूप में अब जिला अधिकारी हैं, तो महिलाओं के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा कि हम महिलाओं के लिए यह सुधार करेंगे? जो हमारे क्षेत्र की स्थिति है आज भी महिलाओं की क्या है, वो आप भी देख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? अपन अभी समाज में भले मॉडर्नाइजेशन की बात करें, आधुनिकता, ओपन माइंड, सारी चीज़ें बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अभी भी हमारी सोच इतनी ओपन नहीं है कि हम उन्हें बराबरी का अधिकार दे पाएँ। मैं देखता हूँ समाज में अभी भी महिलाएं घूंघट प्रथा हो, या तो चाहे पढ़ाई को देखें, अगर बेटा और बेटी में कंपैरिजन देखा जाए तो लड़के को ही बाहर भेजा जाता है, लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। तो बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो मैं वही देखूंगा कि चाहे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता, सबसे बड़े मेरे मुद्दे यही रहेंगे कि मैं महिलाओं को उनके अधिकारों से जागरूक कराऊं, उनको हेल्थ के प्रति उनको अवेयर करूं और जो भी उनकी शिक्षा है उससे रिलेटेड सारे काम करूं मैं। फैमिली में क्या भाई हैं आपके, छोटे बहन? जी, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे से बड़ी बहन और भाई हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, बस अब मैं रह गया हूँ। तो बस सरकारी नौकरी का रहता ना कि सरकारी नौकरी लग जाए और फिर शादी हो। तो अभी देखते हैं, सरकारी नौकरी तो लग गई है, अब आगे का प्लान क्या होता है। एमपीपीएससी एस्पिरेंट या तो जो यूपीएससी के हैं, किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्या डेडिकेशन होना चाहिए? डेडिकेशन यही है कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई पे फोकस करिए, आप डेली पढ़िए और अपने आप, मतलब ये कोई बाहर से मोटिवेशन नहीं होता है कि आप किसी टॉपर्स के वीडियो देखें, किसी के कहानियाँ पढ़ें। ये जो मोटिवेशन होता है ये स्वयं के अंदर आता है, एक जुनून होता है एमपीपीएससी करने का या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका डेली रूटीन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क, मतलब हर एक चीज़ आप बेहतरीन तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। और आप कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं, चाहे गांव हो, शहर हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, कुछ भी करें। मेरा भी कोचिंग मैंने करी है, ऑनलाइन करी है, लेकिन मेनली मेरा सेल्फ स्टडी ही रहा है। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ स्टडी से और जल्दी सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज के दौर में आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं कि हर
क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, छोटा बच्चा है, उसके हाथ में भी फ़ोन है, उसको आप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव? सोशल मीडिया दो धारी तलवार की तरह है ना। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया में आप जितने भी करंट अफेयर्स, जितने भी कोचिंग्स के हैं और जितने भी गवर्नमेंट साइट्स जितनी भी हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इसको रील्स और शॉर्ट्स देखने में समय व्यतीत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से और एम से भटक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा भी है और दूसरे तरीके से आपके लिए घातक भी है। तो सोशल मीडिया मोस्टली अभी तो मेरा यही मानना है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो सोशल मीडिया कम यूज़ करें, अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें, फिर उसके बाद तो सोशल मीडिया यूज़ करना ही है। ये जो अचीवमेंट मिली है उसका क्रेडिट किसको जाएगा? सबसे पहले तो मेरे माता पिता। हमेशा कोई कुछ भी बोले पर डैडी मम्मी हमेशा यही बोलते थे कि हमें तेरे पे भरोसा है, तू करके दिखाएगा। और हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसा पद चाहिए, ओहदा चाहिए जिससे पैसे वाले भी तेरे सामने खड़े हो सकें। तो मेरे डैडी मम्मी का यही सपना रहा है हमेशा से, जिसको आज कहीं ना कहीं मैं पूरा कर पाया हूँ। तो ये थे हमारे साथ जयंत। जयंत ने अपनी खूबसूरत जर्नी के बारे में हमें बताया, किस तरह से वो पढ़ाई करते थे, आज के दौर में युवाओं को किस तरह अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया के दौर में जहाँ आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का यूज केवल गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं, उसे पॉजिटिव वे में ले और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने लाइफ में या अपनी दिनचर्या में उनको इन्वॉल्व करें। तो ऐसी तमाम शख्सियतों के साथ जुड़ने के लिए बने रहिएगा विन फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।